Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, पिछले एक साल से देश में जो आर्थिक अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि इस सरकार में घोटाले दर घोटाले होते जा रहे हैं, लेकिन उसके तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई है। पिछले साल में जब अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, तब से विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने प्रचंड बहुमत के कारण उनकी मांग को अनसुना करते हुए उस पर कोई भी कार्रवाई करने की बात नहीं करी। यहाँ तक कि जिस उद्योगपति पर ये शक की सुई घूम रही थी, उसको भी सरकार ने अपनी गोद में बैठा रखा था, या यूँ कहा जाए कि सरकार को उन दोनों उद्योगपति ने अपनी गोद में बैठा रखा था। और उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ ऐसे मामले आते रहे, जिसकी वजह से सरकार ने और बीजेपी ने मिलकर आवाज़ उठाने वाले देश की संसद में आवाज़ उठाने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता तक ख़त्म करवाने की साजिश रची। उनको एक पुराने केस में 2018 के एक केस में उनको मोदी सरनेम के पीछे उनको एक जिला अदालत ने उनको कन्विक्ट किया और उनको 2 साल की सज़ा सुनवा दी। 2 साल की सज़ा सुनवाने का मतलब होता है किसी सांसद या जनप्रतिनिधि को अगर अधिकतम 2 साल की सज़ा मिल जाए तो उसकी सांसद या जनप्रतिनिधि पद छीन लिया जाता है। 2-3 दिन के अंदर, इस निर्णय के आते ही 2-3 दिन के अंदर उनको संसद में जाने पर मनाही हो गई। उनका घर खाली करवा लिया गया। सरकारी घर था जो सांसदों को मिलता है, वो खाली करवा लिया गया। लेकिन ये तो राहुल गांधी की किस्मत अच्छी थी, या यह कहें कि कांग्रेस ने इसमें पूरी जी जान लगाकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए गुजरात हाई कोर्ट व जिला जज को फटकार लगाते हुए कहा कि एक मानहानि के मामले में आप किसी को 2 साल की अधिकतम सज़ा कैसे दे सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई और राहुल गांधी एक बार फिर से अपने संसद में जाने योग्य हो गए। और उसके बाद 2024 के चुनाव में एक बार फिर राहुल गांधी चुनाव लड़े, रायबरेली से चुनाव लड़े और प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई। जब से ये सरकार बनी है, तब से एक ना एक कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है। कभी नीट के पेपर की एग्ज़ाम घोटाले की बात होती है, तो कभी शेयर बाज़ार क्रैश होने की बात होती है, और इसी तरीके से कभी नियुक्तियों को लेकर घोटाले की बात आती है। इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में सरकार को खड़ा करने के लिए, घेरने के लिए कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं पूरी तरीके से सशक्त रूप से खड़े दिखते हैं। दोस्तों, घोटाले की बात करें तो घोटाले दर घोटाले होते रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला आज से 4 साल पहले इंडिया में बताया गया। मतलब लोगों में चर्चा रही कि ये एक घोटाला हुआ। बात कर रहे हैं कोरोना पीरियड के, जब 2020 में कोरोना पूरे विश्व में छाया, उसमें उसकी जो छाया हिंदुस्तान यानी भारत पर भी पड़ी, और लाखों की संख्या में लोग काल के गाल में चले गए। और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट बताती है कि देश में कितना जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट था, जो व्यवस्थाएं थी, उसमें कितने पेश थे, उसको मीडिया ने बहुत कम दिखाया। लेकिन जिस मीडिया ने दिखाया, उसने ये चित्र सबके सामने ला दिया कि लोगों को कोरोना के समय में स्थानीय सरकारों ने जिस तरीके की लापरवाही दिखाई, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, लोगों के कफन तक नसीब नहीं हो रहे थे। ये हालत थे कि उनके शवों को
फेंक दिया जाता था सड़कों पे, मैदानों में, नदियों में बहा दिया जाता था। और उसी समय दोस्तों एक दिलचस्प बात यह है, एक तरफ देश कोरोना के कहर से करा रहा था, उसी समय 27 मार्च को यानी 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगता है और 27 मार्च को एक फंड की स्थापना की जाती है, पीएम केयर्स फंड। और इसके प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर अपना फ़ोटो खिंचाते हुए उसका प्रमोशन कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके के जो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि कोरोना जैसे भीषण महामारी के चलते ये प्रधानमंत्री का ही कोष है, जिसको प्रधानमंत्री देश की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए हाथ जोड़कर दान करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये किसी के दिमाग में उस समय नहीं आया था कि प्रधानमंत्री भी किसी प्राइवेट फंड को प्रमोट कर सकते हैं। और ये बात लगभग 1.5-2 साल बाद लोगों के सामने आई कि किस तरीके से एक प्राइवेट फंड बना। उस प्राइवेट फंड में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी थी, उनके साथ में राजनाथ सिंह भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी थी। इसके अलावा रतन टाटा का भी नाम उसमें था। प्रधानमंत्री उसमें चेयरमैन की भूमिका में थे। बहुत दिनों तक ये लोगों ने प्रयास किया, यह आरटीआई जारी करी कि आरटीआई के जरिए जानने की कोशिश की कि इस फंड के बारे में कौन कौन क्या क्या कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च किया। तब जाके इसका खुलासा हुआ। ये पीएम केयर्स फंड के नाम का एक प्राइवेट फंड बनाया गया है, जिसकी जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। We all know that the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund or PM CARES Fund was set up on 28th March 2020 to support the fight against COVID-19 and to help those in distress due to the crisis. Big corporate companies, public sector units donated hundreds of crores to PM CARES. Many citizens, people like you and me, also donated our small savings to PM CARES in good faith since the Prime Minister is the chairperson of the PM CARES. We felt our money would be utilized well. But even so, as citizens or as donor to the PM CARES, we would like to know how PM CARES is using the money it has collected. But the information on the PM CARES website is very sketchy. All we are told is that so far rupees 3100 crore has been allocated for 3 activities. Rupees 2000 crores for supply of 50,000 made in India ventilators to government hospitals run by the centre and state and union territories. Rupees 1000 crore for care of migrant workers. Rupees 100 crore for vaccine development. Based on this information, transparency activist Anjali Bhardwaj filed an RTI at the Ministry of Labour and Employment asking these basic questions. Kindly provide the guidelines issued regarding the utilization of money from PM CARES Fund for the care of migrant workers. Kindly provide the amount of PM CARES Fund allocated to each state and union territory. Kindly provide copies of the related notings or correspondence by the ministry. Instead of replying, the Ministry of Labour and Employment forwarded the RTI queries to the Prime Minister's office or PMO, which is the head office of the PM CARES Fund. In response, the PMO refused to provide the information saying, and I quote, PM CARES Fund is not a public authority under the ambit of Section 2H of the RTI Act 2005. Which in other words means PM CARES is not a public authority because it was not established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided by central or state governments. In a similar case, RTI activist Neeraj Sharma asked the National Informatics Centre or NIC to provide certified copies of all communications or instructions received from the PMO for the registration and hosting of the domain pmcares.gov.in. Here again, the information was not shared. The same reason was given that the PM CARES Fund is not a public authority. However, back in August 2007, the then Chief Information Commissioner
or CIC, Wajahat Habibullah had clearly stated in one of his orders that if information is held by a public authority, it is obliged to share with a citizen under the Right to Information Act. And the fact that the Prime Minister's office, the National Informatics Centre and the Ministry of Labour and Employment, all three are public authorities and so are bound to share information under RTI as per former CIC Habibullah's order. And yet, when it comes to the PM CARES Fund, they have simply refused to do so. Transparency activist Commodore Lokesh Batra has also been denied RTI replies linked to the PM CARES Fund multiple times on the same grounds. To set the record straight on whether the PM CARES Fund is a public authority or not, he filed an RTI with the PMO on 28th May asking a direct question. Is the PM CARES Fund an independent authority or does the PMO maintain a record of its activities? When he did not get a reply within 30 days, Batra filed an appeal on the same RTI on 17th July. But again, the PMO has not responded. The question is, why can't the PMO clarify whether it maintains records related to the PM CARES Fund? And since the PMO is the head office of the PM CARES Fund, are its records maintained by PMO employees or by people directly employed by PM CARES? The point being, if the PMO does maintain records of the PM CARES Fund, then it is bound to share those records under the RTI Act. For some reason, we are getting no answers from the PMO, which raises the most pertinent question. Don't the citizens of India who have donated money from their small savings, don't they have the right to know exactly how their hard-earned money has been used by the PM CARES Fund? Special attention should be given for the poor people stand. Our public को PM केयर फंड, अब हमको बताइए 4 लाख करोड़ का ऊपर ले लिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पैसा लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी लिया, CSR में भी लिया, और इसमें कितना बड़ा स्कैंडल है, ऑडिट नहीं होगा, रिलीफ फंड में नहीं जाएगा. Nobody asked the question, where is the human rights? Where is the CBI? Where is the ED? 2014 के आम चुनाव के दौरान कांग्रेस का 10 साल का शासन, जिसे बीजेपी ने कुशासन बताते हुए पूरे चुनाव प्रचार में ये बताया कि कांग्रेस तो घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, इस तरीके से पूरे प्रचार में कांग्रेस सरकार की 10 साल का जो शासन था उसके बारे में पूरी बीजेपी, RSS व कुछ हिंदू संगठन मिलकर ये प्रचार प्रसार करने में जुटे रहे कि कांग्रेस के समय में महंगाई है, कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार है, काला बाजारी होती है और न जाने क्या क्या आरोप लगाकर प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार खूब जमकर प्रचार किया. इस बात में कोई शक नहीं कि जितनी मेहनत नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव में दिखाई, जहां कभी भाजपा का झंडा नहीं लहराता था, वहां भाजपा का झंडा दिखने लगा. प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कड़ी मेहनत करते हुए देश में बीजेपी को जिंदा करने का काम किया. इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी जो प्रचार प्रसार की कमान इतनी मजबूती और लगन के साथ संभाली कि उसका कोई जोड़ नहीं है. यही वजह है कि कांग्रेस के 10 साल के शासन के दौरान जनता बुरी तरीके से यह समझने लगी थी कि कांग्रेस आम आदमी की सरकार नहीं बल्कि वह पूंजीपतियों की सरकार है. जिस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी, RSS ने कांग्रेस के खिलाफ में भ्रष्टाचार और न जाने कितने आरोप, परिवारवाद का आरोप लगाते हुए अपने पक्ष में प्रचार करवाया. ये बात सही है कि 10 साल के दौरान कांग्रेस जनता के प्रति लापरवाह हो गई थी. यही वजह रही कि जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए बीजेपी को यानी एनडीए संगठन को, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया. उस समय ये लग रहा था कि
कांग्रेस तो भ्रष्टाचार है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी बहुत ही ईमानदार और देश को आगे ले जाने में सफल होने वाले जो सबसे बेहतर उम्मीदवार यही हैं। यही वजह थी कि कांग्रेस को नकारते हुए एनडीए सरकार के लिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सरकार में लाया गया और 2020 तक एक बार चुनाव में आकर 2019 में एक बार फिर से उन्होंने नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से जी जान लगाते हुए दूसरी बार सत्ता संभालने का जो मौका मिला उनको, उसको उन्होंने पूरी तरीके से भुनाया। लोगों को लग रहा था कि बीजेपी सरकार बहुत ही ईमानदार और कर्मठ सरकार होगी। यही वजह थी जब पीएम केयर्स फंड की बात आई तब लोगों ने ये समझा कि नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुए। तो यही वजह रही कि किसी ने भी पीएम केयर्स फंड के बारे में ज़्यादा ना तो चर्चा की ना जानकारी ली, बल्कि देश क्या विदेश से भी भारतवासियों ने बाहर से भी पीएम केयर्स फंड में काफ़ी पैसा दिया। देश के उद्योगपतियों ने भी इस मामले में जी खोल कर दान किया, यानी जिसकी जितनी हैसियत थी उसने उस हैसियत के हिसाब से पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान किया। उनको लग रहा था कि देश की जो हालात चल रहे हैं, जो आर्थिक नुकसान हो रहा है कोविड के कारण, उसमें अगर हम अपने देश के हित में उसके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए अगर हम चंदा देते हैं तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। यही सोच के हर आदमी ने अपने अपनी हैसियत के अनुसार पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा करा है। लेकिन 2021 में देश के 4-5 लोगों ने पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी के लिए आरटीआई दायर की। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, समाज सेविका तीस्ता सितलवाड़, पत्रकार आपके साकेत गोखले, इन सब ने जब रिट आरटीआई जारी की और सरकार से ये पूछा कि आप पीएम केयर्स फंड के पूरे डिटेल के बारे में बताएं, कितना पैसा कहां से आया और कौन कौन इस केयर्स फंड में जुड़ा हुआ है। तब जाकर इस फंड का खुलासा हुआ कि ये एक सरकारी फंड नहीं है, यह एक प्राइवेट फंड है। तो लोगों के दिमाग में सवाल उठा कि जिस प्राइवेट फंड के लिए प्रधानमंत्री खुद हाथ जोड़कर फोटो खिंचाते डालते हैं, प्रमोशन करते हैं, ऐसी क्या बात है कि उनको प्राइवेट फंड बनाने के लिए, वैसे तो ऑलरेडी पीएम रिलीफ फंड है, प्रधानमंत्री राहत कोष है, उसमें पैसा क्यों नहीं डलवाया गया। और सबसे बड़ी बात तो इस बात का खुलासा हुआ कि इस फंड में प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह एंड सीतारमन यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी इस फंड के सदस्यों में हैं, ये समझ लीजिए। तब लोगों का दिमाग घूमा और सबसे बड़ी बात तो ये, लोग इस बात के लिए चर्चा करते हैं कि सरकार के आईटी डिपार्टमेंट ने इस प्राइवेट फंड की वेबसाइट बनाने के लिए .in को इन क्यों दिया। ये केवल सरकारी वेबसाइट के लिए ही अलॉट किया जाता है। तो इस मामले में भी सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो प्राइवेट फंड के लिए .in कैसे प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट को सरकार की तरफ से लिखा गया कि आप भी पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान करें, यानी जिन जिन डिपार्टमेंट में लोगों से 1 दिन या 2 दिन या जितना भी स्वेच्छा से उनका सैलरी ली गई वो पीएम केयर्स फंड में डाला गया। सबसे दिलचस्प बात यह है, सरकार ऐसे प्राइवेट फंड के लिए सरकारी विभाग से पैसा देने की अपील करती है, तो इसका मतलब यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जब देश के अनेक हिस्सों से पीएम केयर्स फंड को लेकर रिट दायर होने लगी, लोग आरटीआई के जरिए पूछने लगे
तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई, पीएम केयर फंड को नोटिस दिए गए, तब हैरानी की बात तो ये थी कि पीएम केयर फंड जो प्राइवेट फंड था, उसकी पैरवी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अफसर पैरवी के लिए पहुंचे। तभी लोगों को लगा कि दाल में कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि सरकार पर्देदारी कर रही है। वो एक प्राइवेट फंड कंपनी को बचाने के लिए उसके पैरवी के लिए एक प्रधानमंत्री कार्यालय से एक अफसर खड़ा होता है, तो लोगों को इस विपक्ष ने भी इस पे पूरी तरीके से जो हमले किए उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी या सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, बस कान में तेल डालकर सोते रहे। इस तरीके से ये भी महसूस होता है कि जिस तरीके से एक प्राइवेट फंड ऐसे गंभीर समय पे ऐसे महामारी के समय में एक घोटाले के रूप में उसको बनाया गया ताकि जनता की भावनाओं के साथ खेलकर पैसा कमाया जा सके। इसको देश के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम बताया जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के से भी अधिक बड़ा ये जो आर्थिक घोटाला किया गया है, इसमें सरकार की कहीं ना कहीं ऐसी भूमिका है जिसको लेकर सरकार संदेह के घेरे में आती है और विपक्ष इस बात को लेकर हर समय उन पे हमलावर रहता है।